चलो, आज आवाज भी अच्छी हो रही, देखो अमिताभ बच्चन जैसी आवाज। कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस कर ले। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा दिया कि कोई भी कंडक्टर एक कैपेसिटर होता है, लेकिन जब हमें सर्किट में यूज करना होगा तो हम कुछ स्पेसिफिक शेप के ही कैपेसिटर बनाएंगे। उनमें से भी 3 ऐसे कैपेसिटर्स हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन कौन से? हाँ, एक हो गया पैरेलल प्लेट, जिसमें 2 प्लेट्स आपस में पैरेलल लगी होंगी। दूसरा हो गया स्फेरिकल, और तीसरा हो गया सिलेंड्रिकल। ठीक है, इसके अलावा किसी शेप का कैपेसिटर हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हमारे सिलेबस में कितने रिजल्ट याद करने लायक होंगे? यही 3। इसके अलावा भी हो सकते हैं। इनफैक्ट कोई भी कंडक्टर को कैपेसिटर बोल सकते हैं। ये वाला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस चैप्टर की जान है। सारा खेल इसी पे चलता रहेगा। ये कभी कभी आएंगे तो इनके फॉर्मूले कर लेंगे, सारी मेहनत पैरेलल प्लेट पे ही चलेगी। तरीका क्या है किसी भी कैपेसिटेंस को निकालने का? तो कुछ सवाल करेंगे जिसमें अलग भी कैपेसिटर होगा, कि अगर आपने पहले किसी कैपेसिटर को, कोई भी कैपेसिटर है, उसको चार्ज क्यू दे दो, तो चार्ज क्यू की वजह से इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, इंफिनिटी से लेकर यहां तक का अकेला है तो, अगर 2 है तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। ये ई कहां से आएगा? वो चार्ज से आएगा। चार्ज तो हमने दिया, तो मैंने चार्ज क्यू दिया, क्यू ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करा, पोटेंशियल डिफरेंस आया, और क्यू बाय डेल्टा भी करोगे तो। लेकिन आपको अभी तक पिछले क्लास से पता चल गया कि चार्ज और वोल्टेज के रेशियो से कैपेसिटेंस कैलकुलेट जरूर हो रहा है, लेकिन चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता ये। जैसे चार्ज अगर 10 है और पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 5 आ गया, तो आपने 10/5 करके 2 लिख दिया। लेकिन अगर चार्ज 10 की जगह 20 होता तो पोटेंशियल फिर 5 नहीं होता, फिर 5 से बढ़ के वो 10 होता। तो रेशो ठीक है। तो यही मेथड है। ये तो बहुत सिंपल बात है, मुश्किल बात है क्या ये? इसमें हम चाहें तो मॉड भी लगा सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस में साइन पॉजिटिव ही चाहिए हमें। पहला नंबर यही है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैसे करना है अभी तरीका बताया। एक प्लेट को चार्ज प्लस क्यू दे दिया, दूसरे को माइनस क्यू दे दिया, इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, फॉर्मूला है क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ई डॉट डी आर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो ई डॉट डी आर में ई इंटू डी ही हो गया। और डी क्या है? और ए एरिया है, तो क्यू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। समझ गए? अच्छा, अभी कैपेसिटेंस के लिए हमको लिखना होता है क्यू बाय पोटेंशियल डिफरेंस। क्यू बाय क्यू कैंसिल हो गया, आंसर आया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी लिख देते हैं। ये तो यहां पे लिखा ही हुआ है। अब इसमें चार्ज कहीं आ रहा है? ये किस पे डिपेंड करता हुआ दिख रहा है आपको? भाई एरिया है और सेपरेशन है, तो शेप और साइज ही तो हो गया। प्लेट कितना बड़ा है, गैप कितना बड़ा है, उसी पे तो डिपेंड कर रहा है। प्लेट दूर ले जाएंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। प्लेट का एरिया बड़ा छोटा, समझ गए क्या? शेप और साइज ही तो। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? हाँ, ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम होता है। इन 2 प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है उसका परमिटिविटी। तो अभी क्या मीडियम है? वैक्यूम है, तो वैक्यूम की परमिटिविटी है। तभी मीडियम बदलेंगे तो परमिटिविटी बदल जाएगी। ठीक है, जरा फटाफट कर लेते हैं। फॉर्मूला बेस्ड कहानी है। अच्छा, अभी तक 2 ही फॉर्मूले हुए हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV है। V डेल्टा V सब सेम चीज है। कभी V लिख देंगे, कभी डेल्टा V, वो अपने आप मैनेज करना। आप समझ गए क्या? और दूसरा, अभी C का वैल्यू, ये बस यूज करोगे आंसर आ जाएगा। सवाल लिखा है कि कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी से। एरिया 10/10 का प्लेट है और 1 मिलीमीटर का गैप है। आंसर आ जाएगा
88.5 पिकोफैरेड कैपेसिटर। अब पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, आप Q बाई C से कर सकते हो, समझ गए? Q का वैल्यू कर लोगे क्या? ठीक है, कुछ जाने पहचाने सिंबल्स हैं और उनके कुछ रिलेशंस हैं जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में मैं डिफाइन कर रहा हूं। कुछ फॉर्मूले सभी के लिए काम करते हैं। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला किसके लिए निकला है? स्फीयर के लिए नहीं लिखेंगे, ये समझ गए क्या? ये पैरेलल प्लेट का ही फॉर्मूला है, ठीक है। ये Q इज इक्वल टू CV किसके लिए है? ये सारे कैपेसिटर के लिए यही होता है, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा दिमाग में रखिएगा। अब मैं आपको ये बोल देता हूं कि क्या क्या इसमें है। मान लो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें प्लेट का एरिया A, सेपरेशन D है, चार्ज Q है, कैपेसिटेंस C है, जो भी वेरियस रिजल्ट इसमें बना रहे। तो सिग्मा क्या होता है? चार्ज डेंसिटी, समझ गए क्या? तो हम CV अपॉन A भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स फॉर्मूला है Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, या V बाई D। डेल्टा V बाई D भी लिख सकते थे। डेल्टा V या पोटेंशियल डिफरेंस V का मतलब है E इंटू D, या चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, समझ गए? तो यही सब खेल खेलते रहना हमें। ये दो तीन आपस के रिजल्ट है, कभी इसमें से इसमें, इसमें से इसमें, यही सब वैल्यूज आएंगी। कभी किसी सवाल में कुछ पूछ ले, कभी कुछ। ये कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का है, इसका आंसर हमें ये पता चल गया। अब ये C डैश के लिए मैं थोड़ा यहां पे एक स्टेटमेंट बना रहा हूं, वो ये कि इफ स्पेस बिटवीन द प्लेट्स is completely filled with a slab of dielectric constant K, तो कैपेसिटेंस का वैल्यू जो पहले होता था उसकी जगह एक K मल्टीप्लाई और कर देना है। ये हमने पहले एक बार पढ़ा था कि अगर सारी जगह पूरा भरा होना चाहिए तो ये K वाला फॉर्मूला तभी काम करेगा जब कंप्लीटली भरा हुआ एक ही स्लैब। ऐसा नहीं कि ऊपर आधा स्लैब अलग है, नीचे आधा अलग है, समझे क्या? तो इसमें जो मीडियम में परमिटिविटी होता है उसका फॉर्मूला वैक्यूम की परमिटिविटी मल्टीप्लाइड विद K होता है। तो ये परमिटिविटी की जगह ये ऐसे रख दिया, बस इतना ही है। तो यहाँ C डैश यानी कि स्लैब रखने के बाद आंसर हो जाएगा KC या एप्सिलॉन नॉट इंटू K A बाय D। दूसरा है फोर्स बिटवीन टू प्लेट्स। एक प्लेट का चार्ज पॉजिटिव होता है और दूसरे का चार्ज नेगेटिव होता है, तो आपस में कैसा फोर्स लगाएंगे ये लोग? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो ये फोर्स का फॉर्मूला भी हमारे पास है Q स्क्वायर बाय 2A एप्सिलॉन। अभी डिराइव करता हूं इसको भी और थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करते हैं, ये स्लैब वाले केस को। मतलब असली में यानी प्रैक्टिकली जब कैपेसिटर बनाते हैं तो उसके अंदर स्लैब नहीं भरते, स्लैब से ही कैपेसिटर बनता है। यानी पहले स्लैब चूज होती है, जैसे ये स्लैब है, ये स्लैब हो गई, ठीक। तो इसके दो ये एरिया वाले सरफेस हो गए, तो यहां पे सिल्वर चिपका दो, समझ गए क्या? सिल्वर का स्प्रे मार दो, क्या बन गया? प्लेट आ गया। यहां पे भी सिल्वर कर दो स्प्रे, ये भी प्लेट हो गया। बीच में क्या है? स्लैब है, दोनों साइड में क्या कर दिया? प्लेट चिपका दिया, समझ गए? तो प्लेट खरीद के स्लैब नहीं घुसा रहे, स्लैब के दो साइड प्लेट ही लगा दिया है, समझ गए? उगा दिया प्लेट उसमें। दूसरा तरीका ये, एल्यूमिनियम फॉइल लो, इस पे फेविकोल से चिपका दो स्लैब पे। तो स्लैब होना क्यों जरूरी है? देखो, एक तो ये है कि स्लैब लगाने से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, यानी कैपेसिटेंस बढ़ जा रहा है, तो छोटा कैपेसिटर ज्यादा कैपेसिटेंस बना देगा।
दूसरा फायदा ये है कि ये दोनों प्लेट आपस में अट्रैक्ट होते हैं। अगर वैक्यूम रखोगे ऐसे चिपकने की कोशिश करेंगे तो उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, तुम्हें एंगल वेंगल कुछ लगाने पड़ेंगे। स्लैब है तो स्लैब की ताकत तो है, ठीक है, लेकिन केयरफुल रहना है। कैसे? ये जो स्लैब है, ये स्लैब किसी नॉन कंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है, जैसे ग्लास होगा या माइका होगा, कुछ भी ऐसा सॉलिड मटेरियल ले रखा है। तो इसमें एटम होते हैं। मैंने आपको सिखाया था ये कांस्टेंट के से डिवाइड होता है फोर्स, या ये एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट के हो जाता है। ये मैंने एक बार बताया था कि जब, हाँ, तो जब भी कोई मीडियम में चार्ज आते हैं तो चार्ज की वजह से मीडियम के एटम्स पोलराइज हो जाते हैं। आपको ये शब्द याद आया? पोलराइजेशन हो जाता है, यानी एटम ऐसे इलोंगेटेड हो जाते हैं, तो बीच में पोलराइजेशन हो जाता है। उसी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, क्योंकि पोलराइजेशन से एटम की खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगती है, और वो हमारे बाहर से बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिट में बनाता है। अपोजिट बनाएगा तो नेट फील्ड के टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू के आ जाए। अगर हम इस कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ाते चले जाएं, यानी ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दें और इधर नेगेटिव चार्ज बढ़ा दें, जैसे कल एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर किसी भी कैपेसिटर में कितना चार्ज डाल सकते हैं, तो कैपेसिटेंस होता है तो कितना चार्ज हम डाल सकते हैं? तो टेक्निकली हम कितना भी चार्ज डाल सकते हैं, जितना चार्ज डालेंगे उसका वोल्टेज, समझ गए? तो ये ऐसा पानी की टंकी जैसा है जिसका बेस तो डिसाइडेड है, हाइट डिसाइडेड नहीं है। तो टंकी कितनी हाइट की बना सकते हैं? कितनी भी हाइट की बनाओ, और कितनी हाइट की बना के कितने हाइट तक पानी भर सकते हैं? समझ गए ना? जितना ज्यादा हाइट तक पानी भरोगे स्टेबिलिटी गड़बड़ होती जाएगी, लेकिन कोई रुक टुक तो है नहीं, कितना भी बना लो। वैसे यहां पे है, कैपेसिटर में जितना चार्ज डालेंगे उसका वोल्टेज, और चार्ज डालेंगे वोल्टेज और बढ़ जाएगा। वोल्टेज की एंड लिमिट का कोई अंत नहीं है, आपकी मर्जी। लेकिन ये जो स्लैब है ये अपनी एक लिमिट के आगे चार्ज नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा चार्ज डालने पर ये जो अंदर के एटम होते हैं, इसको अगर जरूरत से ज्यादा फोर्स लगता है तो एटम टूट जाता है। आपने बोर्स मॉडल पढ़ा है, उसमें अंदर घूमने वाले हर इलेक्ट्रॉन का एक बाइंडिंग एनर्जी होता है। उससे ज्यादा एनर्जी दे दो तो इलेक्ट्रॉन उड़ के बाहर भी आ जाता, बोलते आयनाइजेशन हो गया। इस एटम के अगर ज्यादा फोर्स लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर आ जाएगा। क्या बोलेंगे? तो जब तक पोलराइजेशन है तब तक मामला ठीक है। जरूरत से ज्यादा चार्ज होने पर ये इसके एटम टूट जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे। आयनाइज हो जाने पर फ्री हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस मैटर के अंदर से भागेगा, और भागता इलेक्ट्रॉन्स हीट डेवलप करते हैं, तो ये गर्म हो जाएगा, स्पार्किंग हो जाएगा। तो आप कहेंगे हाय मेरा कैपेसिटर जल गया। समझ गए ना? खराब हो जाएगा, जल गया, खराब, तो डैमेज हो जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे कि एक लिमिट से ज्यादा चार्जिंग करना प्रॉब्लम है। तो उस लिमिट को क्या बोलते हैं? तो दो चीजें हैं। पहला, ब्रेक डाउन वोल्टेज। इसका क्या मतलब होगा? ब्रेक डाउन वोल्टेज, जल गया नहीं बोलते हम लोग। जल गया थोड़ा नकली देसी टाइप का वर्ड लग रहा। ब्रेक डाउन बोलो तो कितना सुंदर लग रहा है ना, पढ़ा लिखा, कि ब्रेक डाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कब होता है? तो जिस वोल्टेज पे, तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको वोल्टेज रेटिंग भी बोलते हैं। वोल्टेज रेटिंग, तो कैपेसिटर खरीदने जाओगे उसके ऊपर लिखा रहेगा 400 वोल्ट, मान लो लिखा 400 वोल्ट। इसका मतलब क्या बोल रहा है? 400 वोल्ट तक इसको चार्ज करोगे तो ठीक है, तुमने और एक्स्ट्रा चार्ज डाला तो फिर जल जाएगा ये। तो हमारा मान लीजिए पंखे में लगा हुआ है, पंखा नहीं चल रहा, हमने दिखाया, बिजली वाले को बोला कंडेंसर जल गया। समझ गए ना? तो जल गया कैसे? उसमें समझ गए, कोई मिट्टी का तेल डाल के आग लगा रहा था क्या उसमें? उसका, तो तुमको क्या बोलना है? अच्छा, मतलब ब्रेक डाउन हो गया। दूसरा टर्म है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब इसको ज्यादा लिख नहीं रहे, वैसे ही समझ लो। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज पॉसिबल बिटवीन द प्लेट्स। तो अगर कोई कहता है मेरे पास जो कैपेसिटर है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ई है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकते हो, बस उसका वैल्यू है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने क्रिएट किया तो डाइलेक्ट्रिक के एटम टूट जाएंगे और उनका
आयनाइजेशन हो जाएगा। समझे? तो ये कौन सा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जिसके बाद आयनाइजेशन ऑफ स्लैब होने वाला है। ठीक है ना? तो मैक्सिमम मैक्सिमम इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, वही जो अभी पढ़ा, ई मैक्स इक्वल टू डेल्टा वी मैक्स बाई डी। डी क्या है? ठीक है, तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है, आपको सवालों में दिखे तो खोना नहीं, ये बस वैल्यूज दे दिए आपको। ठीक है, चलो अब मैं बोलता हूं फोर्स बिटवीन द प्लेट्स। दो प्लेट के बीच में फोर्स निकालने के लिए एक प्लेट को मैंने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, दूसरे को माइनस क्यू, तो इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है? कौन सा चार्ज बना रहा है? हाँ, प्लेट वाले चार्ज। तो कितने दो प्लेट है ना, दो चार्ज हैं, दोनों बनाएंगे, तो प्लस क्यू वाला भी बनाएगा और दोनों ऐड हो जा रहे हैं। आप ये नहीं कहना सर एक तो प्लस माइनस कट गया, कट गया नहीं, एक अवे बोल रहा है दूसरा टूवर्ड्स बोल रहा है, ऐड हो रहा है। दोनों दोनों में से ज्यादा कौन बनाएगा? दोनों ज्यादा सेम। कौन बनाएगा? सेम ही बनाएंगे क्योंकि डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो नहीं रहा और दोनों चार्ज बराबर है, प्लेट भी एक जैसी है, बराबर हो गया। तो एक का चार्ज कितना हो गया, सॉरी एक का फील्ड कितना हो गया? लग रहा लल्लू निकले तुम लोग। दो लोग मिलके कुछ रिजल्ट बना रहे हैं और दोनों बराबर बना रहे हैं, तो एक कितना बना रहा है? अरे लल्लू, हाँ। है बहुत मुश्किल बात कर दी लग रहा। नो। फिर फोर्स निकालने के लिए जैसे हमने माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स चाहिए, तो माइनस क्यू को प्लस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दिए। समझ गए क्या? दो चार्ज का फोर्स निकालना, एक के फील्ड को दूसरे चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, यही तरीका है। तो माइनस क्यू को क्यू बाय माइनस, तो केवल अट्रैक्टिव फोर्स बता रहे, एक प्लस है एक माइनस है, उसको हटा देते, तो फोर्स का आंसर क्या आया? यही लिखा था अभी पीछे, टू का फैक्टर और ये सब कैसे आया, समझ गए ना? तो कैपेसिटर ज्यादा चार्ज कर देंगे तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, कम चार्ज होगा कम अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो हो गया। हाँ इसको ना, चलो ये एक ऐसा सवाल है जो कई बार अलग अलग एग्जाम्स में आया है, इतना लल्लू चाप सवाल है, फिर भी लोग इसको गलत करके आते हैं। क्या याद करके गए घर से कि अगर किसी कैपेसिटर का वोल्टेज V हो तो चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी Q इज इक्वल टू CV। तो V का वैल्यू Q बाई C हो जाएगा। एक प्लेट कैसा होता है? प्लस Q। दूसरा प्लेट कैसा होता है? लेकिन माइनस। सवाल बदल दिया, पोपट कर दिया, बोल दिया एक प्लेट Q1 का है और दूसरा Q2 का है, अब क्या करें? तो फिर बैक टू पुराना एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक बार सिखाया कि 50 प्लेट ऐसे पैरेलल रख दिए, सब पे रैंडमली अलग अलग चार्ज डाल दिया, तो क्या चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन करना आता है आपको? तो एक को यस सर। Q1 दे दिया, समझ गए? मेटल प्लेट पुराने वाले ही है, कोई नई चीज नहीं होगी मेटल प्लेट के अंदर की, अरे अच्छा पहले वाले तो अलग होते थे, ये वही है। तो बताइए, अगर Q1 Q2 दे देंगे तो आधा आधा हो जाएगा क्या इस पे? इधर वाले सरफेस पे क्या होगा? Q1 प्लस Q2/2। इधर वाले सरफेस पे कितना होगा? तो इधर वाले सरफेस पे कितना होगा? Q1 में से एक साइड Q1 प्लस Q2/2 है, तो दूसरे साइड Q1 से माइनस कर दोगे तो आएगा। और इधर में कितना चार्ज होगा, इसी का उल्टा बोल दो। तो जब Q इज इक्वल टू CV वाला चार्ज लिखते हैं तो वो CV वाला चार्ज कहां रहता है? अंदर के सरफेस पे रहता है कि बाहर बाहर में? तो कैपेसिटर में जब जो चार्ज लिखना होता है वो हमेशा कौन सा वाला चार्ज होता है? जो ये फेसिंग अंदर अंदर बैठा हुआ है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालेंगे तो कौन से चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल होगा? जो फेसिंग पे है, डिवाइडेड बाई C कर दिया। समझे क्या? जो अंदर के चार्ज है डिवाइड बाई C कर दो तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पहचान गए? तो ये सवाल का जरा जवाब बताओ।
तुरंत लोगों का सारा ध्यान जो मैं कट कर रहा हूं उसी पे था। हाँ, इसको Q दिया है, इसको -2Q दिया है, चार्ज अलग अलग हो गया ना, तो क्या करेंगे फिर? करो कितना, बताओ जल्दी बताओ, करो करो। अरे नोटबुक नहीं है कोई, निकाल लो। क्या मतलब वेट कर रहे थे कि मैं बोलूंगा तभी करोगे? हद हो गई यार। So 3Q/2 sir. हम्म। Sir, अरे 3 कितना इसका लिख क्या रहे मतलब? हो, क्या हुआ है? तो बस उसको सी से डिवाइड करो ना, ये प्लस काय कर दिए हो? अरे चुप। अभी यू आर नॉट सपोज टू रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, ये तो कैसे हमें इसको रटना थोड़ी ना है। आप ऐसा अपना नॉर्मल टाइप सॉल्व करो ना। ये Q है, ये -2Q है, दोनों मिला के कितना चार्ज हुआ? -Q. Q है और -2Q है, दोनों मिला के कितना हुआ? -Q। उसको आधा करोगे कि नहीं? यहां पे क्या लिख देंगे? यहां भी लिख देंगे -Q/2। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। यहां कितना बचा? 3Q/2 आया। तो इनर सरफेस पे 3Q/2 हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर 3Q/2C। कहानी खत्म। क्या प्रॉब्लम है ना? बड़ी सवाल में C तो Sir, दिया ही नहीं है, तो पोपट हो गया हमारा। क्या करें अब? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो C की, अच्छा C तो दिया ही हुआ है, sir. C दिया ही हुआ है। मुझे लग रहा था C नहीं दिया, नहीं दिया क्या? दिया तो है। सर अगर कैपेसिटेंस नहीं C दिया लिखा हुआ है। होगा सर, एक बार रिपीट कीजिएगा सर। नहीं दिया होता तो क्या लिख देते यहाँ? सर ठीक है सर। पासवर्ड, पासवर्ड सर लिंक। अरे बहुत देर के बाद पूछ रहे हो भाई, जब मैंने देर में देखा। ये लो भाई पासवर्ड। अरे पासवर्ड कैसे कॉपी होगा? होता ही है 220101। नहीं क्या था? नहीं 002 101। हाँ। अरे सर यू आर नॉट एबल टू हियर आवर वॉइस। नहीं नहीं वॉइस आ रही है भाई आपकी, किसी किसी की तो आ ही रही है। सर हाँ जी बोलो। सर जब ये कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे तो जो चार्जेस इनसाइड द प्लेट है वो उसी को कंसिडर करेंगे ना? हाँ मतलब चार्जेस जो फेसिंग सरफेस पे हैं, केवल वही वाले चार्ज का ही पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। ठीक है। कैपेसिटेंस ओके भी सर। इसी रीजन का होता है जो बीच में। एनर्जी स्टोर्ड भी किस रीजन वाली ही हम कंट्रोल करेंगे। क्या ये बाहर वाले रीजन में एनर्जी नहीं बनाएगा? बनाएगा, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। कैपेसिटर हमारा कौन सा वाला है? दो प्लेट के बीच की जगह का है, तो चार्ज भी कौन सा वाला ही देखेंगे हम सीवी से। ये जो दो प्लेट के बीच में जो चार्ज है, अगर कोई बोलता है कैपेसिटर में कितना चार्ज है, तो आपको हमेशा कैपेसिटर का एक सरफेस +Q, दूसरा -Q दिखेगा। आपको हमेशा +Q वाला आंसर बोलना है, जीरो नहीं बोल देना कि सर +Q -Q मिलके जीरो। हमेशा कौन सा आंसर देना है? तो अगर मैंने बोला व्हाट इज चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, तो क्या बोलोगे? 3Q/2। हमने कितना चार्ज दिया वो छोड़ो, इस कैपेसिटर में भी कितना चार्ज है? 3Q। तो अगर मैं बोलता हूं कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड बताओ, तो उसके लिए कौन सा चार्ज रिस्पॉन्सिबल होगा? यही 3Q/2। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा? यही 3Q/2। समझ गया? आपका इसी पे ही ध्यान रहना चाहिए। बाहर बाहर वाले एनर्जी नहीं बना रहे क्या? बनाएंगे, लेकिन वो कैपेसिटर की एनर्जी नहीं है, वो और है। हम जिसको कैपेसिटर बोल रहे हैं वो ये दो प्लेट के बीच की जगह का ही कैपेसिटेंस है। ठीक है भाई, इसी पे फोकस रखना। चलो इसको बिना सॉल्व किए आंसर बताओ।
डी 3. ओए, फिर से बताओ, सॉल्व करो जल्दी। ए आंसर सही है। Sir, 1. यस ऑप्शन है। ऑप्शन ए सही है भाई। कैसे आया? दिख रहा है साफ साफ। 4 + 2 कितना हो गया? आधा कर दे, 3 3 बाहर हो गया, तो अंदर के लिए क्या बचा? 1 एंड -1, यही तो हुआ। 4 एक में है, उसका एक साइड 3 है, तो दूसरे साइड क्या हुआ? और 1 अगर अंदर पे है तो 1 चार्ज हो गया 1, और डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस करेंगे, कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है? वो भी 1, 1/1 हो गया। क्या सॉल्व समझ गए? ये हमारा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला सवाल है। क्वेश्चन लिखा हुआ है वोल्टेज रेटिंग ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 500 वोल्ट। इसका क्या मतलब है? 500 वोल्ट के किसी कैपेसिटर पे रेटिंग चिपका हुआ है, क्या बोलना चाह रहा वो? 500 से कम पे नहीं चलाओगे, 500 से ज्यादा पे नहीं चलाओगे। कम तो अलाउड है, कम में खतरा नहीं है, 500 से ज्यादा में क्या खतरा है? ब्रेक डाउन। इसी रेटिंग का दूसरा नाम क्या बोल सकते थे? ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ अ कैपेसिटर इज 500 वोल्ट। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरे लाइन में क्या लिखा? डाइलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड अ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा नाम क्या बोल सकते थे? तो ये बोल सकते थे कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्लैब इज 10⁻6। स्लैब का मतलब बीच में जो जगह में मीडियम भरा हुआ है, उसी का क्या पूछा है? देखो, प्लेट एरिया दे दिया, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका? अबे जो स्लैब है, वैक्यूम वाला कभी ब्रेकडाउन नहीं होता, क्यों? तो ब्रेकडाउन करोगे किसको? वैक्यूम वाला कभी ब्रेकडाउन नहीं होता, क्योंकि कोई एटम ही नहीं है। समझ गए क्या? एयर वाले भी ब्रेकडाउन होते हैं क्या? क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल भी आयनाइज किए जा सकते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये एक्चुअली प्रैक्टिकली एयर वाले का ही दिखा हुआ है ना। 10⁻6 अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए तो हमारे हवा में ऑलमोस्ट इतना ही होता है ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ, तो हवा में चार्ज मूव कर जाएगा। चलिए, तो ये वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इनका कोई रिलेशन बोलो। हाँ, E max = V max by D। कोई समझा क्या? ये V/D यही तो था। ये हो गया एक रिलेशन, तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक? ये कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो ये एक ऐसा कैपेसिटर है जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का वैल्यू मुझे निकालना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, बोलो फॉर्मूला। ε0 KA/D। आप समझ पा रहे हो क्या? ε0 A/D नहीं लिखना, K तो निकाल लेंगे, K तो होगा ही ना उसमें, KA/D। कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है क्या सवाल में? एरिया का वैल्यू दिया है क्या? ε0 का वैल्यू दिया है क्या? लेकिन D तो नहीं दिया। वो साइड में देखो, तो क्या K सॉल्व हो जाएगा? C इंटू क्या था? V max बाय E max, ये तो हो गया D, और फिर एरिया नीचे चला गया और ε0 भी नीचे चला गया। अब वैल्यू रख देते हैं। 15 पिकोफैरेड 10⁻⁻12 हो गया, इंटू V max का वैल्यू 500 डिवाइडेड बाय एरिया का वैल्यू 10⁻⁻4, ε0 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻6। तो जीरो तो सारे कट गए, ऊपर बचा है 75, नीचे बचा है 8.85। अगर ये 9 भी होता तो 8 से तो ज्यादा ही आ रहा है, क्यों भाई? अगर ये 9 भी होता तो भी 8 से ज्यादा आंसर है, एक ही आंसर 8 से बड़ा है, तो बहुत कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम नहीं। 8.5 आंसर हो गया। समझ गए क्या? बहुत आसान है भाई। तो अभी तक हम लोग ने देखो मेनली दो फॉर्मूले पढ़ लिए, Q = CV वाला पढ़ लिया
और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अगर स्लैब पूरा भरा हुआ है तो के और लगा दो, अगर आधा अधूरा है तो वो बाद में आएगा। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर खत्म नहीं हुआ है, उसका केवल इंट्रोडक्शन हो गया है, ये आप खुद कर लेना। इसमें लिखा है एरिया दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और चार्ज पूछा है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज में कोई रिलेशन है हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में? E इज इक्वल टू ना ई मैक्स वी मैक्स तो ब्रेकडाउन वाले होते हैं, उनको छोड़ दो। नॉर्मली चार्ज क्यू के कैपेसिटर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अभी तो कर रहे थे। क्यू क्यू के टर्म से बोलो, क्यू बाय, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है क्यू बाय, दो तीन रास्ते हैं, सारे फॉर्मूले ऐसे पकड़ने हैं आपस में। चार्ज पूछा है ना, ए दिया है क्या? अभी सवाल पढ़ लो ना, दिया है कि नहीं? और एप्सिलॉन नॉट बता ही रहता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। तो क्या पूछा है? ये 100 दिया हुआ है, एरिया भी ऐसे ही दिया हुआ 1 1, तो कौन सा नंबर ही यहां पे आने वाला है? क्या आंसर है? आंसर तो देखो, चारों ऑप्शन कैसे बढ़िया है। ऑप्शन बनाने में कोई मेहनत ही नहीं की गई है। 9.85, 8.85 किसका? सेपरेशन का कोई काम नहीं, इसमें दिया हुआ है सेपरेशन। हाँ, इसमें जरूरत नहीं लग रही है सेपरेशन की। चलिए, अब ये दूसरे टाइप का कैपेसिटर है, बस फॉर्मूले हमको याद करने। कैपेसिटेंस निकालने का तो फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर किसी कैपेसिटर इस स्फीयर को चार्ज क्यू दे दे तो उसके पोटेंशियल का वैल्यू, ऐसा सुना है कभी? हाँ, तो वही रख देना इसमें। तो Q अपॉन के क्यू बाय, ये K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, ये K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन, ऊपर जाके क्या बन गया? ये देखो आंसर आ गया कि नहीं है भाई? ये आंसर किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल रेडियस, मतलब जो स्फीयर है उसका शेप तो फिक्स है, स्फीयर है, लेकिन साइज पे डिपेंड कर रहा है। यही बोला था, शेप, साइज और सराउंडिंग मीडियम। अब सराउंडिंग मीडियम बदलने से क्या होगा? यहां पे के आ जाएगा। ठीक है, इसने एनर्जी कहां स्टोर कर रखी है? ये हमने सेल्फ एनर्जी में पढ़ा दिया था आपको। एक कंडक्टर कहां करता है एनर्जी स्टोर? फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? इसके अंदर है, सरफेस से लेकर कहां तक? तो ये तो एक सिंगल कंडक्टर वाला हो गया। आप बोलेंगे सिंगल कभी नहीं होता, एक है तो दूसरा कंडक्टर कहां है इसका? साथी इंफिनिटी पे है। तो किसके बीच में एनर्जी स्टोर हो रही है? दो प्लेट्स के बीच में, एक प्लेट रेडियस आर की है और दूसरी इनफाइनाइट रेडियस का। ऐसा इमेजिन करो, चारों तरफ एक स्फीयर है, दोनों के बीच में एनर्जी स्टोर है। समझ गए क्या? जगह दिख रही है? जैसे ये दो प्लेट थी, एनर्जी कहां स्टोर है? दो प्लेट के बीच में स्टोर है। इसमें कहां स्टोर है? इसमें भी दो प्लेट के बीच में, दूसरा प्लेट इनफाइनाइट रेडियस का। ठीक है, तो अगर इनफाइनाइट रेडियस का नहीं हुआ तो दूसरा कैपेसिटर ऐसे बन सकता है। इसमें हम कैपेसिटेंस लिख रहे हैं किस जगह का? दो प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस, मतलब ये वाला कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कहां करेगा? R1 R2 के बीच में करेगा। तो R2 को अगर इंफिनिटी लिख दें तो पहला वाला ही आंसर आ जाएगा। समझे? वो चेक कर लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, एक को Q दे दिया, एक को -Q दे दिया। फॉर्मूला होता है KQ 1/R1। एक बार मैं वेंडी ग्राफ जनरेटर का थोड़ा सा बात कर रहा था, तब मैंने ऐसे दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनाए थे और पोटेंशियल डिफरेंस यही निकाला था। और तब मैंने आपको बोला था कि हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस अंदर वाले के चार्ज के हिसाब से ही आता है बस, और अगर वायर से जोड़ दे तो सारा चार्ज निकल के बड़े वाले पे चला जाएगा। ठीक है, ये तब आया था आंसर, ये KQ बाय 1/R1 - 1/R2। अब हमने कैपेसिटेंस के लिए लिख दिया Q बाय, कभी Q बाय V लिख देते हैं, कभी Q बाय डेल्टा V लिख देते हैं, सब सेम है। तो डेल्टा V, जब पहले पिछली बार V लिख रहे थे, क्यों? क्योंकि दूसरा प्लेट इंफिनिटी पे, इंफिनिटी का पोटेंशियल क्या है? तो उसका 0 है और इसका V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है, तो इससे डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन
1/R1 माइनस 1/R2। इसको एलसीएम कर लेते हैं तो R1 R2 ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहीं पे मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर R2 इंफिनिटी कर दूं तो 1/R2 का वैल्यू 0 हो जाए। अगर ये 0 हो जाए तो ये R1 ऊपर चला जाएगा। क्या आंसर? पिछले वाला आंसर मैच कर रहा है कि नहीं? लेकिन इसका आंसर अब हम क्या याद कर लेंगे? 4πε0 R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। फॉर्मूले याद रखने बस आपको। अच्छा, पूरी जगह अगर स्लैब से भर दे तो यहां के लगा देना। समझ गए क्या? तो पूरा जगह भरना पड़ेगा, तभी एक ही मीडियम से पूरी जगह भरो। अभी आधा आधा भरेंगे, उसको हम बाद में सीखेंगे। तो फॉर्मूले इजी हैं, याद रखने हैं ये फॉर्मूले। करो भाई। लिखा है कि 64, अब ये 64 ड्रॉप्स हैं। इससे कम लेते तो 27 लेते, उससे भी कम लेते तो 8 लेते। ये नंबर में जादू है। क्या जादू है? क्यूब रूट लगाना पड़ता है, तब जाके रेडियस नया बनता है। तो 64 का क्यूब रूट क्या हो गया? यानी नया रेडियस पुराने रेडियस से। तो कैपेसिटेंस बताओ। काहे 4 टाइम्स क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस फॉर्मूला रेडियस ही तो आ रहा है, 4πε0r। समझ गए क्या? तो नया कैपेसिटर पुराने से 4 टाइम्स होगा। पहचान गए क्या? अब ये देखो, ये स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं है, ये सवाल है। तो मैंने बोला कैपेसिटर केवल क्या यही 2-3 ही हो सकते क्या? तो स्फेरिकल कैपेसिटर उसी को बोल रहे जिसमें 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं, उसके बीच का कैपेसिटर। क्या उसके अलावा और भी कैपेसिटर बनाए जा सकते हैं? बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। ये भी एक कैपेसिटर बनाया, बट ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का नहीं है, दूर दूर रख के बनाया। ठीक है? तो मतलब कंफ्यूज नहीं होना कि सर इसमें भी तो स्फीयर यूज हो रहा है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर का सवाल आ गया तो हम कौन सा वाला लेंगे? ये वाला लेंगे कि वो वाला? वही है स्फेरिकल। ये तो एक सवाल है, समझ गए क्या? ये सवाल जब पूछेंगे तो सवाल सॉल्व करेंगे, लेकिन स्फेरिकल कैपेसिटर पूछेगा तो पीछे वाला फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 वाला ही लिखेंगे। ठीक है? क्वेश्चन क्या है? किसका कैपेसिटेंस बताओ। तरीका क्या था? एक दो है ना, एक को प्लस दे दो और एक को। सवाल में लिखा है ये सेपरेशन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सेपरेशन से इसके चार्ज का पोटेंशियल यहां नहीं बनाएंगे और इसके का यहां नहीं बनाएंगे, तो इस पे पोटेंशियल कितना बनेगा और इसका पोटेंशियल कितना बनेगा? अरे माइनस चार्ज दे रहे। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? प्लस कैसे हो गया? माइनस किया तो प्लस हो गया। करेक्ट है? तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो हमको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या पता है? क्यू बाय डेल्टा भी करोगे तो ये कैंसिल, क्यू तो कैंसिल हो जाएगा और के ऊपर चला जाएगा। तो जहां पहले 1/R1 माइनस 1/R2 आता था, उसकी जगह, समझ गए क्या? हाँ, हो गया कैलकुलेशन। समझ गए? ये कोई फेमस रिजल्ट नहीं है, ये याद नहीं रखना है। एक सवाल है, कर दिया हमने सॉल्व। तरीका वही चल रहा है कि बट स्फीयर वाले सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि स्फीयर का पोटेंशियल निकालना हमें पता है। जनरल टेढ़े मेढ़े कंडक्टर नहीं देते। ये अगला हो गया। कितने कैपेसिटर हैं? 3 है। तीसरा ये है। फॉर्मूला सिंपल है, लेंथ एल ले लिया, लेकिन ये इनफाइनाइट वाले सिलेंडर है, वैसा वाला है लॉन्ग सिलेंडर। लॉन्ग सिलेंडर के अगर चार्ज डेंसिटी का वैल्यू लैम्डा हो तो एल लेंथ के ऊपर कितना चार्ज होगा? एल लेंथ का सिलेंडर है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो लैम्डा इंटू एल चार्ज हो गया। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्या होती है लॉन्ग सिलेंडर की? तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे ई डॉट डी आर से। तो R1 रेडियस से R2 रेडियस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो कैपेसिटेंस भी किसके बीच का आएगा? तो ये 2 सिलेंडर बने हुए हैं, तो एनर्जी स्टोर कहां कर रहा है? R1 R2 के बीच में कर रहा है। एक प्लेट पॉजिटिव है, दूसरा प्लेट नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड बनेगी। ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिख देंगे
2k लैम्डा बाय आर, आगे dr इंटीग्रेशन करा r1 से r2 तक, आया 2k लैम्डा ln r2 बाय r1। अब वैल्यू कैपेसिटेंस के लिए चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस किया, तो चार्ज कुल तो लिख दिया लैम्डा एल और 2k लैम्डा ln लैम्डा कैंसिल हो गया, ये जो k है ऊपर जाके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एल डिवाइडेड बाय ln r2 बाय r1, ये हमारा फॉर्मूला। एक बच्चा लिख रहा है सर अच्छे लग रहे हो, क्या देख लो, ऐसी बात नहीं, अच्छे लग रहे हैं, धन्यवाद भाई। लेकिन ये तो पर्सनल डायरेक्ट मैसेज भेजा, ये गलत है मेरी तरफ से, मैंने पर्सनल मैसेज नहीं पढ़ना चाहिए पब्लिक, क्यों भाई, है ना? लेकिन तुम लोग भी तो पढ़ ही रहे हो तब से, नहीं पढ़े थे? हैं? तुम नहीं पढ़ पा, अच्छा तुम्हारा नहीं दिख रहा, धन्यवाद भैया। चलो, फोटो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बना है, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए 3 कैपेसिटर हमने कर लिए, अब ये सामने लिखा हुआ एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर, फोटो पे मत जाओ, ये किसी भी कैपेसिटर के अंदर का एनर्जी है, जैसे Q इज इक्वल टू CV किस कैपेसिटर पे लगा सकते हैं, किसी भी कैपेसिटर का जिसका कैपेसिटेंस C है उसके लिए Q इज इक्वल टू CV, ऐसे हाफ CV स्क्वायर एनर्जी स्टोर का आंसर किस कैपेसिटर के लिए है, जिस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है उसके अंदर स्टोर एनर्जी का आंसर हाफ CV स्क्वायर, और चार्ज Q के टर्म्स में भी लिखा हुआ है Q स्क्वायर बाय 2C, ये आपस में कैलकुलेट हो जाएंगे आपसे, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV पुट करोगे तो इधर से इधर आप आराम से जा सकते, लेकिन डिराइव करने के लिए इस रिजल्ट को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हेल्प लेते हैं, तो मतलब लल्लू बना रहा हूं मैं आपको, हम मैं किसके लिए डिराइव कर रहा हूं, पैरेलल प्लेट के लिए, आंसर यही निकाल के बाद में क्या बोल दूंगा कि सबके लिए यही काम करेगा, तो तुमको मान लेना पड़ेगा, सही तरीका भी है उसको डिराइव करने का, सही तरीका मतलब ऐसा तरीका भी है जिससे कि आपको हर कैपेसिटर के लिए आ जाएगा, हमको पैरेलल प्लेट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही चला रहे काम, पैरेलल प्लेट अभी क्योंकि पढ़ लिया ना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमने लास्ट क्लास में करा हुआ है, अरे बोलो भाई, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड का आंसर होता है, याद आया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यही आंसर लिख देते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और A इंटू डी वॉल्यूम हो गया, लास्ट क्लास में किया था, फिर ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, A भी कैंसिल, तो आया Q स्क्वायर बाय 2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D, इसको क्या कहते हैं, ये क्या था, किस चीज का फॉर्मूला है, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, किसके कैपेसिटेंस का, और ये हमने कौन से फोटो के लिए ही सॉल्व किया है, ये किसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैरेलल प्लेट वाला ही लिखा है, और उसी का कैपेसिटेंस यहां पे आ गया, तो मैंने इस फॉर्मूले को बदल के C लिख दिया, अब ये C लिख दिया तो ये जनरल हो गया, क्योंकि किसी का भी कैपेसिटेंस ये होगा उसमें यही फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू CV यहां रख दे, C स्क्वायर V स्क्वायर C काट दे, तो समझ रहे, सवाल फॉर्मूले बहुत हैं इस चैप्टर में, फॉर्मूले आसान भी बहुत है, इसमें कोई बहुत बड़ा खतरनाक आ रहा है क्या, इजी भी बहुत है, बस दिमाग में क्लियर रखना है कि गिवन क्या है, दिया क्या है सवाल में, चार्ज दे दिया, पकड़ना, वहां पे लोग ना टाइम वेस्ट करते हैं,
कि वो एक ही हाफ सी वी स्क्वायर करके गए और चार्ज दे दिया, वोल्टेज दिया ही नहीं है। अब थोड़ी देर सोच रहे हैं यार क्या करें, अरे फॉर्मूला बदल दो, देखो अभी कर रहे हैं। ये करा हुआ है, अरे ये लिखा हुआ ना फॉर्मूला। चलो सवाल करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए जो पहला आप पढ़ लो सवाल, देखो क्या आपको आइडिया लगेगा। अभी मैं एक दो चीजें और बोल रहा हूं। इस सवाल में कैपेसिटर के दो प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, और प्लेट्स का सेपरेशन चेंज करके कैपेसिटेंस का वैल्यू 5 से बदल के 2 कर दिया है। ठीक है, कैपेसिटेंस चेंज किया। किसने करा? जिसे किसी ने भी करा, एक्सटर्नल एजेंट ने करा है। वर्क डन भी उसी का पूछा गया है। क्या पूछा है? हाउ मच वर्क इज डन। वर्क डन, किसी इंसान ने ऐसे प्लेट्स को दूर कर दिया, बोल रहा कितनी मेहनत लगी, वर्क डन पूछा है। सिंपल सवाल है। इस सवाल में इन प्लेट्स में रखे हुए चार्ज के अलावा कोई और नहीं है। मतलब क्या यहां कोई बैटरी कनेक्टेड है? बैटरी कनेक्ट, कोई स्प्रिंग लगी हुई है, समझ रहे हो? कोई और पुली, कोई और मशीन, कुछ नहीं है। मतलब आप ये नहीं सोचना कि सर हमको कैसे पता चला कि हमारे वर्क डन से सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, क्योंकि केवल एक ही इंसान है जो वर्क कर रहा है और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी तो आ नहीं रही। आप समझना, हमने एक्सटर्नल वर्क डन का फॉर्मूला हमेशा से ही लिखा U2 माइनस U1। लेकिन अब जो आगे सवाल कुछ बनेंगे उसमें क्या होगा, कई बार बैटरी कनेक्टेड होगी और बैटरी भी वर्क करती है। तो मान लीजिए ऐसे सवाल में बैटरी भी कनेक्टेड होती तो हमारे साथ साथ किसका वर्क डन भी लेना पड़ता। आप दोनों में डिफरेंस पता कर पा रहे? जैसे एक प्लेट को रामलाल खींच रहा है, एक को श्यामलाल खींच रहा है, तो वर्क डन किसका लोगे? फिर तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना। अगर मान लो स्प्रिंग भी लगा हुआ है तो, समझ रहे, स्प्रिंग भी खींच रहा है तो तुम क्या करोगे? स्प्रिंग का भी वर्क लोगे। सेंस बन रहा है क्या? तो जितने लोग हैं सबका वर्क लोगे ना फिर। अभी इस सवाल में क्या है? केवल एक आदमी। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे सवालों में बैटरी आएगा। तब आप ये नहीं कहना कि सर हमारे वर्क से पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई। फिर हमारा अकेला नहीं है, कौन का, किसका है? हमारा प्लस बैटरी, दोनों से चेंज होगा। ठीक है, तो W एक्सटर्नल U2 माइनस U1। U2 को सर डी ऑप्शन। बहुत अच्छा, ये चार्ज दिया हुआ है सवाल में, तो Q स्क्वायर बाय माइनस Q स्क्वायर बाय, ये फॉर्मूला याद आया आपको? ये C2 मतलब बाद में कैपेसिटेंस बदल के 2 हो गया, C1 मतलब पहले कैपेसिटेंस 5 था। चार्ज दोनों बार सेम है, रखो वैल्यूज, 5 रख देते हैं तो ये 25 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू C2 का वैल्यू 2 है, माइनस स्क्वायर कर देते हैं 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैपेसिटेंस का वैल्यू 5 है। थोड़ा यूनिट पे ध्यान देना, ऊपर माइक्रो कूलम है, उसका स्क्वायर हो गया तो 2 बार माइक्रो आ गया। नीचे माइक्रो फेरेड है तो 1 माइक्रो नीचे है, माइक्रो से माइक्रो कट गया, मतलब 1 माइक्रो बच गया। समझ गए क्या? फेरेड, कूलम और वोल्ट ये SI यूनिट है। इनको अप्रोप्रिएट फॉर्मूले में यूज करोगे तो अपने आप वर्क का SI यूनिट बन जाएगा। मतलब माइक्रो पे ही ध्यान देना है, बाकी सब मिलके अपने आप जूल बन जाएंगे। समझ गए क्या? तो हमको वो सब रट के नहीं जाना सर कूलम इंटू वोल्ट आया तो क्या लिखें। अरे चार्ज और वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एनर्जी का फॉर्मूला बन रहा है, तो अपने आप रिजल्ट जूल लिख देना है। बस यहाँ पे माइक्रो वाला फैक्टर है, उसको हमने एक रखा हुआ है। यूनिट अपने अब ये क्या चीज है? एनर्जी तो है। एनर्जी का यूनिट क्या होता है? तो माइक्रो कहां से आ गया? वो इसके यूनिट में माइक्रो, स्क्वायर ऊपर नीचे माइक्रो चल रहा है, 1 माइक्रो बच गया। समझ गए? तो ये बच्चों है 6.25 और ये 10 हो गया 2.50। ये वाला आंसर आ गया। माइनस कर पाओगे? बहुत मुश्किल होता है माइनस। ठीक है, अब देखो ये ऐसा मैंने फोटो बना दिए हैं। अब हम सर्किट सॉल्विंग में जा रहे हैं। मतलब अब इस चैप्टर की असली दिमाग लगाने वाली चीजें चालू होंगी। अभी तक क्या कर रहे थे?
अभी तक फॉर्मूला ही लिख रहे थे, अभी कोई ऐसा दिमाग नहीं लगा दिया खतरनाक तुमने कि क्या सर क्या समझ लिया मैंने, प्लेट के सामने चार्ज आ गया, वाह। अभी कुछ नहीं। ये क्या है? कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर है ये? हाँ, ये कोई भी कैपेसिटर है। सर्किट में जब सिंबल बनाएंगे तो हर बार, तो स्फेरिकल कैपेसिटर का भी सर्किट बनाएंगे तो ऐसे ही बनाना है, समझ गए? जैसे आपने बचपन में कभी रेजिस्टेंस बनाया है? रेजिस्टेंस ऐसा बनाते थे कि नहीं? तो क्या सारे वायर ऐसे मुड़े हुए मिलते हैं क्या? वायर खरीद के लाए घर में ये कर रहे हैं, रेजिस्टेंस होता है क्या? ऐसे वायर ऐसे ही होते हैं क्या? लेकिन सिंबल है ना, ऐसे हर बैटरी ऐसी होती क्या? बैटरी कहते हैं ये देखो दो डंडियां तो दी नहीं, कभी खरीदे हो सेल? ऐसे ही दिखता है, ऐसे ही दिखता है। टॉर्च में सेल यूज करते हैं ना, खरीदे हो कभी, देखे हो? कि तुमको लगता है कोई जादू है टॉर्च से, अरे रोशनी निकल रही, जादू। बैटरी लगाए होगे ना, ऐसे ही दिखता है क्या? सर्किट में हम ऐसे ही बनाएंगे। तो ये सर्किट के सिंबल्स हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको फोटो वो दे दिया और सवाल में स्फेरिकल कैपेसिटर लिख दिया तो तुम रोने लगे कि क्या करें। ठीक है, अब ये सब हमको पता है, ये हमको पता है ना। और ये क्यों ई क्यों लिखा हुआ है? ई इंटू डी। ओ, ई तो अलग है, इसको ई बोलते हैं, इसको वी बोलता हूं मैं। ई मतलब ये ईएमएफ के लिए बोलते हैं। बैटरी में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका असली नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, असली नाम। और पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज है, वो उसको देखेंगे क्यों अलग है। अब ये हमारा पहला सर्किट मैंने बना रखा है जिसमें एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है बैटरी की मदद से। तो कैपेसिटर अपने आप तो चार्ज होगा नहीं, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो कैपेसिटर चार्ज करने का तरीका क्या है? उसके दोनों प्लेट को एक बैटरी के दो प्लेट से कनेक्ट कर दो। ये बैटरी को वी लिख दिया। अब देखिए समझना थोड़ा ध्यान से है। फोटो ये हमने कनेक्ट किया, अब ये कैपेसिटेंस सी है, मतलब इसके पॉजिटिव एक प्लेट ये पॉजिटिवली चार्ज होता चला जाएगा क्योंकि बैटरी के कौन से टर्मिनल से कनेक्टेड है? ये पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये नेगेटिव टर्मिनल है। देखो असली में तो नेगेटिव चार्ज होते, इधर देखिए ध्यान, नेगेटिव चार्ज होते हैं जो मूव करते हैं, लेकिन कन्वेंशनली हम कौन से चार्ज को ही मूव करते हुए करंट बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। देखिए किसी वायर में असली में कौन चलता है? इलेक्ट्रॉन, लेकिन करंट किसको बोलते हैं? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जिधर चलता है उसका अपोजिट में बोलते हैं करंट चल रहा है, समझ गए? तो हमारा कन्वेंशनल करंट किधर चलता है? पॉजिटिव टर्मिनल से। और इलेक्ट्रॉन्स किधर चलते हैं? लेकिन हम लोग करंट किसको बोलते हैं? तो अभी मैं इसमें भी करंट का जो एरो बनाऊंगा वो ऐसे ही बनाऊंगा, यहां से ऐसे जाते हुए ये है, ठीक है। लेकिन असली में ये हो रहा होगा कि इधर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकले, वो इस प्लेट पर पहले पहुंच गए। ये प्लेट पर जैसे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा वैसे ही सामने वाले प्लेट पर इंडक्शन से, अब सामने वाले प्लेट पर इंडक्शन से पॉजिटिव चार्ज आया तो ये नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर देगा और पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहां से नेगेटिव चार्ज उतरता हुआ अट्रैक्ट होता हुआ कौन से टर्मिनल में घुस जाएगा? पॉजिटिव। इसको पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से देखेंगे तो ये कि मान लीजिए ये प्लेट है बैटरी का, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का है, तो पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब इसके पास बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक्स्ट्रा बैठे पड़े हुए हैं इसके प्लेट पे। जैसे ही कनेक्ट किया तो ये वाला प्लेट न्यूट्रल है, तो इस पे कोई चार्ज नहीं और इस पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा? इस न्यूट्रल प्लेट की तरफ अपने कुछ पॉजिटिव चार्ज भेजने लगेगा। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ था कि एक स्फीयर यहां रख दो, एक स्फीयर यहां रख दो, बीच में वायर लगा दो, तो चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से पॉजिटिव चार्ज मूव करते हुए जाएगा। तो अगर एक न्यूट्रल है और एक चार्ज है तो क्या होगा? तो चार्ज वाले से न्यूट्रल वाले पे चार्ज जाएगा, न्यूट्रल वाले का चार्ज थोड़ा बढ़ जाएगा और चार्ज वाले का चार्ज थोड़ा घट जाएगा। ऐसा कंडक्टर्स में होता है, बैटरी में ऐसा नहीं होता। बैटरी में मैंने आपको पहले बताया कि इसमें एक मैजिक होता है जिससे कि ये चार्ज भेज तो सकता है लेकिन अपना वैल्यू घटता नहीं इसका, है ना। अब बैटरी के अंदर क्या मैजिक है? बैटरी के अंदर सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी कि
एक ऐसा सॉल्यूशन भरा होता है जिसमें आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में तैर रहे हैं। और प्लेट एक हॉस्टल की तरह है और ये भीड़ है, तो प्लेट का जो हॉस्टल है उसके सारे कमरे फुल हैं, बुक है, और नीचे बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्टल में जाना चाहते हैं, क्यों नहीं जा रहे? कमरे फुल हैं। फिर तुमने जैसे ही इसको कनेक्ट किया तो इधर से कुछ लोग ट्रैवल करते हुए इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए चल दिए, तो यहां पे क्या हो गया? चार्ज का वैल्यू थोड़ा डिक्रीज हुआ, तो सॉल्यूशन में जो बैठे आयंस है वो क्या कहेंगे? अरे कमरा खाली हो गया, पकड़ के बोरिया बिस्तर बैठ जाएंगे उसमें। जैसे ही बैठेंगे, क्या इसका चार्ज अभी कभी खत्म हो रहा है? इसका कम हो रहा है क्या? इसका चार्ज मेंटेन है। तुम कह रहे हो अरे भाई कैपेसिटर चार्ज होता जा रहा है, लेकिन इस बैटरी का वोल्टेज डिक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि बैटरी में जो सॉल्यूशन से आयंस आ रहे हैं वो वापस उसके चार्ज को मेंटेन कर दे रहे हैं। यहां से गया चार्ज, इस पर पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया, तो सामने वाला प्लेट मान लो न्यूट्रल है, उससे नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करो और पॉजिटिव चार्ज ऐसे रिपेल कर दो। तो रिपेल कर दो तो आगे के रास्ते में कौन सा चार्ज चलते हुए आपको दिखेगा? पॉजिटिव चार्ज चल के इधर आ रहा है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हैं जो उन पॉजिटिव चार्ज को बुलाने के लिए अट्रैक्टिव फोर्स लगा ही रहे। तो ये सरकते हुए पॉजिटिव चार्ज आ गए। जैसे यहां बैठेगा पॉजिटिव चार्ज, तो इस प्लेट के कुछ नेगेटिव चार्ज के साथ मिलके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, तो आपको लगेगा ये नेगेटिव चार्ज कम होने लगा। तो आयन से, नेगेटिव आयन भी तो है, तो नेगेटिव आयन नेगेटिव प्लेट पे और पॉजिटिव आयन पॉजिटिव प्लेट पे उड़ उड़ के पहुंच जाएंगे। अब सवाल यह है कि सर जो प्लेट पहले ही नेगेटिव है उस पे नेगेटिव आयन जाएंगे क्यों? वो रिपेल नहीं होंगे। समझ रहे हैं? इसीलिए मैजिक है ये, समझ गए क्या? केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उस केमिकल रिएक्शंस की जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन है यानी काइनेटिक्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन्स को या नेगेटिव आयंस को नेगेटिव प्लेट में और पॉजिटिव आयन को पॉजिटिव प्लेट पे धक्का देती है। मतलब कि जो नेगेटिव प्लेट है उस प्लेट का मटेरियल ऐसा है कि वो सॉल्यूशन के नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट करना चाहता है। तो रिएक्शन के लिए, रिएक्शन कराने के लिए ये आयंस अपने आप क्या चाहता है? तैर के इस पे चिपकना चाहता है और रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाना चाहता है। समझे क्या? तो केमिकल रिएक्शन करने के लिए वो पकड़ रहा है। लेकिन अगर जितनी जगह सारे ऑलरेडी पकड़े हुए हैं तो बाकी बेचारे बाहर से देख रहे हैं, कह रहे कोई जगह ही नहीं मिल रही, वो आ ही नहीं रहा हाथ में। लेकिन इधर से अगर दो चार आयंस गायब हो जाएंगे तो जगह बन जाएगी, इधर से और आयन आ जाएंगे। तो बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज कब होगी? सारे आयंस इधर चिपक गए, पॉजिटिव इधर, खत्म हो गए आयंस, फिर बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। समझ गए ना? और अगर आयंस अभी हैं तो है, तो चार्ज कैसे होगी बैटरी, उसको बाद में बात करते हैं। तो खेल ये है, बट यहां पे एक बीच में कुछ अजीब सी बात हो रही है और ये मान के चलना आपको। देखो इधर से हमने क्यू चार्ज निकाला तो यहां पे प्लस क्यू पहुंच गया, यहां पे माइनस क्यू पहुंच गया, आगे कितना गया? क्यू गया, क्यू जाके वापस नेगेटिव प्लेट पे आ गया। तो बैटरी कभी भी चार्ज लूज नहीं करता, वो बस चार्ज को सर्कुलेट करता है किधर से किधर। अगर प्लस चार्ज है तो प्लस पॉजिटिव प्लेट से घुमा के नेगेटिव प्लेट पे रख देगा, बस उतना ही काम है। आपको कभी लॉस नहीं कराना। ये चार्ज, बैटरी का काम चार्ज देना नहीं है, बैटरी का काम केवल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है। तो बैटरी वी वोल्ट की अगर 10 वोल्ट की है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी? और वो भी मैजिकली नहीं होता। ऐसे नहीं है कि 10 वोल्ट का बैटरी लगाया, कैपेसिटर के प्लेट कनेक्ट किया तो अचानक कैपेसिटर में 10 वोल्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। जैसे पानी आता है और घर की टंकी भरती है, अचानक भर जाती क्या? मोटर चला दो, मोटर चला बंद गई, ऐसा नहीं है। आता जाएगा फिर टंकी भरती जाएगी। टॉयलेट में फ्लश होता है ना, वही सिस्टम है इसमें। देखा है कभी टॉयलेट का फ्लश है? उसको आज देखना, उसका ढक्कन होता है, उसको निकाल देना, तो आप देखेंगे कि पहले पहले पानी बड़ा फोर्स से आता है, फिर उसमें एक वॉल्व जैसा होता है, उसमें बलून लगा रहता है। फिर जैसे जैसे पानी भरता जाता है तो बलून ऐसे उड़ता जाता है और वॉल्व बंद होता जाता है ना? और एक बार वो पूरा भरा, पूरा वॉल्व बंद, पानी आना बंद। वैसे ही ये कैपेसिटर खाली है, बैटरी 10 वोल्ट की है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है,
तेजी से चार्ज आएगा। जैसे जैसे आएगा ये कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा तो इसका पोटेंशियल वो 10 पे है, ये बढ़ता जा रहा है, ये 5 पे आ गया, तो डिफरेंस कम हो गया कि नहीं? तो अब चार्ज थोड़ा स्लोली आएगा, यानी पहले वाला तेजी से आ रहा था, बाद में स्पीड कम हो जाएगी, डिफरेंस कम हो गया, धीरे धीरे चार्ज आएगा। तो फर्स्ट हाफ जल्दी भरेगा कि सेकंड हाफ जल्दी भरेगा? फर्स्ट हाफ जल्दी भरेगा, सेकंड हाफ थोड़ा स्लो हो जाएगा। और जैसे जैसे ये ऐसे पहुंच के जैसे 10 वोल्ट हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। और हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है कि करंट फ्लो करता है हायर अगर ये खुद ये बैटरी 10 वोल्ट की, ये खुद इसका प्लेट भी 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में पहुंच गया तो ये दोनों बेसिकली बराबर हो गए, तो फिर अब ये चार्ज इससे लेगा ही नहीं। समझ गए? ठीक है। दूसरी एक और मजेदार बात है, यहां पे यहां से क्यू चार्ज गया और यहां से आ गया, क्या इनके बीच में भी कोई वायर लगा है? खाली जगह है। अगर वैक्यूम है तो तुम अपना हाथ ऐसे ऐसे चलाओगे, कोई भी कनेक्शन नहीं है, फिर भी सर्किट में ऐसा लग रहा है पूरा चार्ज क्यों गोल घूम गया। समझ गए क्या? ऐसे पॉइंट में सर्किट को ओपन सर्किट बोलते हैं। जैसे एक तार ऐसे तोड़ दो तो भी बल्ब चमकेगा क्या? तार को थोड़ा पास में रखो तो चमकने लगेगा क्या? नहीं, जैसे जोड़ोगे तभी चमकेगा। वायर में ऐसा नहीं होता कि दूर दूर रखा हुआ तो भी, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है तो फिर करंट फ्लो, लेकिन इसमें कोई कनेक्शन नहीं है फिर भी मैजिकली करंट फ्लो हो रहा है। कैपेसिटर में ऐसा होता है, ऐसे बीच में जो बिना एक्चुअल चार्ज मूव किए इधर चार्ज ग्रो हुआ, उधर उसका अपोजिट ग्रो हुआ और आगे निकल गया। समझ गए ना? मतलब बीच में कुछ नहीं हुआ, केवल इंडक्शन हुआ और इधर चार्ज आया और उधर इंड्यूस से आया और अपोजिट चार्ज आगे भगा दिया। तो ये बीच में एक्चुअल फिजिकली कोई चार्ज मूव, ऐसे में जो करंट बनता है उसका नाम रखा गया है डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये जो वायर में करंट होता है, फिजिकल जो एक्चुअल करंट होता है, उसका नाम है कंडक्शन करंट, ऐसा नाम है। डिस्प्लेसमेंट करंट आगे के एक चैप्टर में हमारे सिलेबस में है, तो जब आएगा तब पढ़ेंगे। वायर वाला करंट वही V=IR वाला होता है। ठीक है? कैपेसिटर तुरंत भर जाएगा क्या? धीरे धीरे भरता है। अब कितना धीरे भरेगा वो डिपेंड करता कैसा वायर लगाया आपने। अगर ये वायर ज्यादा रेजिस्टेंस के हैं तो करंट को अपोज करते हैं, करंट ज्यादा नहीं जाने देंगे, तो ये कैपेसिटर को भरने में टाइम लगेगा। और अगर बिल्कुल रेजिस्टेंस कम है वायर का तो जल्दी भर जाएगा। वो तो आसान बात होगी, तो है ना? तो कैपेसिटर भरने के बीच में भी बहुत सारे स्टेजेस हैं। जैसे 10 वोल्ट का बैटरी लगाया तो कैपेसिटर 0 से 1 वोल्ट, 1 से 2, 2 से 3 ऐसे चलेगा, और जब 10 वोल्ट तक पहुंच जाएगा फिर चार्ज फ्लो करना बंद हो जाएगा। तब इस वायर को छुएंगे तो करंट नहीं लगेगा। चलिए, कितना चार्ज कैपेसिटर के प्लेट में आने वाला है उसका फॉर्मूला क्या लिखा? CV। अगर C कैपेसिटेंस है और V वोल्टेज की बैटरी से लगाया तो फाइनल चार्ज विल बी CV। उसके पहले उससे कम चार्ज भी रह सकता है। कितना एनर्जी स्टोर होगा ऐसे में कैपेसिटर में? हाफ CV²। अब यहां एक टर्म मैं आपको बोलता हूं, वर्क डन बाय बैटरी। मैंने अभी अभी बोला था कि बैटरी भी वर्क करता है। फॉर्मूला है बैटरी से पॉजिटिव प्लेट से प्लस चार्ज निकला और नेगेटिव प्लेट पे घूम के सर्किट से नेगेटिव प्लेट पे प्लस क्यू घुस गया। ऐसे इसमें देखो, पॉजिटिव प्लेट से निकला और सर्किट में घूमता हुआ, तो बाकी सर्किट नहीं बनाया मैंने अभी। इधर इधर कुछ भी हो सकता है ना? एक कैपेसिटर हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4 ब्रांचेस हो सकती है, सीरीज पैरेलल कुछ भी हो। इधर से कितना निकला, फिर पूरा घूम के वापस भी कितना ही आएगा। चार्ज का भी खर्चा नहीं होता, तो क्यू गया तो क्यू ही आएगा। ठीक है? तो आपको ऐसा फोटो दिख रहा है, तो वर्क डन बाय बैटरी का आंसर लिखना है प्लस QV। QV तो याद रखना है, प्लस क्यों लिखा? अच्छा ये बताओ कि ये बैटरी चाहता क्या है? बैटरी खुद भी चाहता है कि चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जाए। क्यों?
इन दोनों में से कौन सा प्लेट हायर पोटेंशियल वाला है? पॉजिटिव हायर पोटेंशियल है। और दूसरा, तो कोई भी सिस्टम नेचुरली चार्ज को किधर से किधर मूव कराना ही चाहता है। तो बैटरी क्या चाहता है? तो बैटरी फोर्स किस हिसाब से लगा रहा होगा? बोल रहा होगा पॉजिटिव से नेगेटिव भेजें। तो बैटरी ऐसे आगे फोर्स लगा रहा है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को आगे फोर्स लगाऊं और वो आगे खिसक जाए, आगे फोर्स लगाऊं आगे ही चला जाए, तो बैटरी क्या चाहता है? इधर ही धक्का देके इधर भेजना चाहता है चार्ज को, और चार्ज जा किधर रहा है? वैसे ही जा रहा है। तो कैसा वर्क हो गया? अगर इसका रिवर्स डायग्राम दिखे, V वोल्ट का बैटरी है और बैटरी चाहता है पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन चार्ज किधर आ रहा है? पॉजिटिव के अंदर, नेगेटिव से घूमते हुए पॉजिटिव की तरफ आ रहा है। तो वर्क डन को क्या बोलना है? ऐसा कब दिखेगा? ऐसे बैटरी को बोलते हैं चार्जिंग बैटरी। यानी अभी बैटरी नेगेटिव वर्क कर रहा है, मतलब कि एनर्जी दे नहीं रहा, एनर्जी रिसीव कर रहा है, तो बैटरी चार्ज हो रहा है। और ये कैसा बैटरी है? डिस्चार्जिंग। ये नॉर्मल, ये चार्जिंग वाला। चार्ज कैसे करते हैं? जैसे हम मोबाइल चार्ज कैसे करते हैं? हाँ, चार्जर को सॉकेट में लगा देते हैं, है ना? वो जो हमारे यहाँ होल वाला पिन वाला जगह होती है सॉकेट वाली, उसमें चार्जर लगा देते हैं। चार्जर क्या करता है? चार्जर दो काम करता है बेसिक, वैसे तो थोड़ा और इंटेलिजेंट डिवाइस है चार्जर, लेकिन चार्जर एक्चुअली अडेप्टर है जो कि एक तो 220 वोल्ट को कम करता है पहले तो, और दूसरा एसी को डीसी बनाता है। मतलब चार्जर सॉकेट में लगा रहे तो सॉकेट में परमानेंट पॉजिटिव टर्मिनल नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेटिवली चेंज होता है। तो हमारा जो चार्जर का अडेप्टर है, जो आगे का डिब्बा होता है, वो क्या करता है? उसको बना देता है डीसी में। तो एक टर्मिनल हमेशा परमानेंटली पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा परमानेंटली। बहुत ही सस्ता, मतलब 2 रुपए का 5 रुपए का सेमीकंडक्टर होता है और वो एसी को डीसी बना देता है। मतलब बहुत ऐसे नहीं कि सर बहुत कॉम्प्लेक्स और बड़ा रॉकेट साइंस लगानी पड़ रही है, बहुत सिंपल है। एक सेमीकंडक्टर लगाओगे अपने आप एसी डीसी बन जाएगा। 2 लगा दे तो और बेटर हो जाता है। दूसरा, उसका वोल्टेज घटा देता है, यानी 220 खतरनाक वोल्टेज है। हमारे मोबाइल को चार्ज होने के लिए 7-8 वोल्ट भी मिल जाएंगे तो काम चल जाएगा। 10-12 वोल्ट में पहुंचा दो उसको, 8 वोल्ट 6 वोल्ट कुछ भी, या 3 वोल्ट। तो जो बैटरी है वो बहुत ही लल्लू छाप है, 5 वोल्ट की या 3 वोल्ट की, 2 वोल्ट की है ना? और जो सॉकेट है वो मान लो 10 वोल्ट पे है, उसने 220 से 10 वोल्ट कर दिया। तो जब आप अपने बैटरी को सॉकेट से कनेक्ट करोगे और सॉकेट 10 वोल्ट का है और तुम्हारा बैटरी 2 वोल्ट का है, तो करंट किधर से किधर चलेगा? सॉकेट के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे घुसेगा करंट। ठीक है? अब बैटरी जो डिस्चार्ज हो चुकी है उसका मतलब क्या है? उसके सारे सरफेस पे सॉल्यूशन के सारे आयन्स आके चिपक गए, अब कोई और आयन सॉल्यूशन में बचा नहीं है। अगर किसी बैटरी पर बहुत सारे पॉजिटिव आयन ऑलरेडी चिपके हुए हैं और सॉल्यूशन के सारे आयन गायब हो गए, उसको हम एक ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें जिसके पास पॉजिटिव चार्ज की नंबर इससे एक्सट्रीमली हाई है, क्योंकि ये 3 वोल्ट वाला और ये 10 वोल्ट वाला है, समझे क्या? तो अब बताओ पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा? सॉकेट से बैटरी की तरफ या बैटरी से सॉकेट की तरफ? आप बोलेंगे जो ज्यादा खतरनाक है, तो इसके पास पॉजिटिव की सेना बहुत बड़ी है, तो ये अपनी तरफ से पॉजिटिव चार्ज ऐसे भेजने लगता, पुश करते हुए। तो जब उसकी तरफ से पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी चिपके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये कमरे भरे हुए थे हॉस्टल के और वहां से गुंडे बदमाश आ गए, वो क्या करेंगे? अंदर जो बैठे उनको रहने देंगे? क्या करेंगे? लात मार मार के उनको कहां फेंकेंगे? सोल्यूशन में। अब सोल्यूशन में चले गए तो फिर से वो तो तैरने लगे, उसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज आ गया, उधर सारे कमरे भर गए, इसने ही भेज दिया, इसने नेगेटिव भेज के सारे अपने साथी बैठा दिए और सारे लोग ये आ गए सोल्यूशन में। अब ये बैटरी क्या हो चुकी है? कंप्लीटली चार्ज हो गई। अगर एक भी आयन इस पे बचा नहीं, 100% जब दिखता है, इसका मतलब है अब कोई आयन टूटने के लिए बचा ही नहीं है।
अब उसके बाद 10 घंटे भी तुम छोड़ दोगे तो और फर्दर चार्जिंग हो रही है। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सारे आयंस जो चिपके हुए थे सारे सोल्यूशन भेज दिया, अब कुछ बचा ही नहीं है। समझे क्या? अब इसको चार्ज हो गया, अब इसको हटा के यूज करो। यूज करोगे तो फिर से, तो अगर आयंस बार बार टूट और चिपक सकते हैं तो हम बोलेंगे रिचार्जेबल है ये बैटरी। और एक बार चिपके और फिर टूट नहीं रहे तो मतलब ऐसा परमानेंट कंपाउंड बना लिया जो रिवर्सिबल नहीं हो रहा, तो रिचार्जेबल नहीं है। ऐसे देखा होगा ना आपने, कुछ बैटरी चार्ज होती हैं, कुछ बैटरी रिचार्ज नहीं होती है, देखा होगा आपने। तो बेसिक पिक्चर हमको समझ में आ गया। अब हीट जनरेटेड इन द सर्किट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया, इसी में देख लो। मान लो कि एक कैपेसिटर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से क्यू चार्ज निकला, कैपेसिटर पे आ गया, तो हीट जनरेटेड विल बी वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू। बहुत ही लॉजिकल बात है ये, बहुत ही लॉजिकल बात है। जो बैटरी वर्क कर रही है मतलब उतनी एनर्जी बैटरी सर्किट को दे रही है। बैटरी ने बोला मैंने 100 जूल वर्क किया, मतलब सर्किट में स्टोर होने के लिए कितनी एनर्जी अवेलेबल है? 100 जूल अवेलेबल है। लेकिन कैपेसिटर ने बोला मैंने 30 जूल अपने अंदर एनर्जी रख ली तुम्हारी। बैटरी ने 100 जूल भेजी, लेकिन कैपेसिटर ने केवल 30 जूल ही अपनी एनर्जी बढ़ाई, तो बाकी कहां गई? हीट में चली गई। समझ गए क्या? ठीक है। बैटरी का वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास है। बैटरी का अगर वोल्टेज V है और उससे चार्ज Q पास हो रहा है तो वर्क डन कितना बोलना है? Q इंटू V। मैं एक इस सवाल सॉल्व करके दिखाता हूं। मान लो कि कोई कैपेसिटर पहले से पूरा खाली था और हमने इसको V वोल्ट का बैटरी लगाया, कैपेसिटर C है, तो यहां पे कितना चार्ज आएगा फाइनली? लग रहा नया फॉर्मूला आ गया। अच्छा, Q इज इक्वल टू CV है, V वोल्ट का बैटरी लगाएंगे तो फाइनली कितना चार्ज आ जाएगा? फाइनली बोल रहा हूं मैं, मतलब उसके बीच में कम भी हो सकता है, लेकिन फाइनल चार्ज कितना है? CV से ज्यादा चार्ज होगा क्या? नहीं, CV है चार्ज। अच्छा, CV चार्ज है तो उस समय इसका भी वोल्टेज कितना हो जाएगा? V हो जाएगा। तो बताओ कैपेसिटर में पहले जब कोई चार्ज नहीं था तो इनिशियल एनर्जी कैपेसिटर में कितनी थी? फाइनल एनर्जी कैपेसिटर में हो गई हाफ CV स्क्वायर। और वर्क डन बाय बैटरी लिखा Q इंटू V। यहां पे CV चार्ज बनाने के लिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कितना चार्ज गया होगा? CV गया होगा। जितना जाएगा उतना ही बैठेगा। CV गया होगा तो यहां Q की जगह क्या लिख दें? तो लिख दिया CV इंटू V। कितना आया? और कैपेसिटर में कितना स्टोर हुआ? तो मैंने बोला जरा इस कहानी में हीट कितना डेवलप हुआ बताओ। तो आपने बोला वर्क डन बाय बैटरी में से जो कैपेसिटर में गया उतना हटा दो, बाकी गया हीट में। तो CV स्क्वायर में से, तो फिर आंसर क्या आया? इसको देख के ऐसा लग रहा है कि सर मतलब जितना वर्क डन बैटरी करेगा उसका आधा स्टोर हो जाएगा और आधा, हाँ 99% सवालों में ऐसा ही लगेगा जी। कहां कहां गया है? अच्छा, पहले भी पूछा जाता है क्या उसका नाम? अच्छा, वो नहीं था और घर से कह के निकल। हम तो सोचते थे कि ऑनलाइन में ये खतरा है कि नाम दिख रहा है बच्चा सो रहा है। ऑफलाइन में तो और ही खतरा है। घर से निकले। अच्छा, लेकिन ये भी पुरानी बीमारी है। ये हर साल 2-4 बच्चों को होती है ये वाली, है ना? हर हर बैच में मैंने देखा है, एक दो होंगे। पहले तो एक आध बार तो ऐसा बैच था कि 1-2 बच्चे तो सिगरेट पी के आते थे क्लास में। सिगरेट पिया कहीं और आ गए, और स्मेल आ रही है, अभी तो मुंह धो के आओ कुछ करो। और ऐसी क्या जल्दी है यार? कितने दिन चली होगी उनकी तैयारी? मुश्किल से 2 महीने बस।
2 मंथ के बाद आना बंद कर दिया उन्होंने, या तो सिगरेट महंगी हो गई क्या है? तो खुराफात, आज उसकी लेकिन पूजा होगी घर पे, है ना? काश लाइव टेलीकास्ट होता। क्यों भाई, हमारा भी एंटरटेनमेंट कुछ तो होता है। नेक्स्ट टाइम आएगा तो बताना, पूछ लेंगे क्या हुआ है। नहीं, स्कूल में घर से चलता है, घर से हर दिन चलता है और फिर 4 दिन गायब, तो जाता कहाँ है? सर हाँ सर डाउट है, व्हाट्सएप कर दे रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट है। चलो, ये वाला जो हाफ CV स्क्वायर वाला आंसर है, ये 99% ऑफ द सवालों में ऐसे ही आता है। तो हमारा मन क्या कहने लगेगा कुछ दिनों में, पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करके, कि आधा एनर्जी हमेशा, सवाल आया आधा दे दो किसको, हीट को, और आधा दे दो कैपेसिटर को, बस बराबर बात हो गई। ऐसा करना नहीं, क्योंकि एग्जाम में कौन सा सवाल आता है? वही जिसमें आधा आधा नहीं होता, वही एक्सेप्शन वाला। नहीं तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी लिखाई 50 ग्रुप में यहां से यहां जाओगे तो ये होगा, वहां से नीचे जाओगे तो वो होगा, और कुछ नहीं, सवाल कुछ और ही बोल रहा है। अरे ये एक्सेप्शन है है ना? एग्जाम में वही चलता है, एक्सेप्शन वाला। हाँ, ये क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं, हमारे पास 1-2 मिनट का समय। लिखा हुआ है कि कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरेड का है और 10 वोल्ट का बैटरी लगाया, लेकिन सवाल पढ़ो, लिखा हुआ है फाइंड हीट जनरेटेड व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स चेंज्ड फ्रॉम 0 to 5 वोल्ट। मैंने बोला 10 वोल्ट का बैटरी लगाया है, तो फाइनली ये भी 10 वोल्ट पे पहुंचेगा, लेकिन मैजिकली सेटल ऐसे नहीं है कि तुरंत हो गया 10 वोल्ट, तो ये बढ़ेगा धीरे धीरे। समझे, पानी भर रहा है तो भरेगा तो अपने आप बंद हो जाएगा वॉल्व। यहाँ पे 0 से 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, ये बढ़ रहा है। तो हमको कब तक का कहानी सॉल्व करना है? 5 वोल्ट तक। अगर ये 5 वोल्ट पे चला जाए तो इसमें स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ CV स्क्वायर। समझ गए क्या? और इनिशियली कितना था? तो इनिशियल एनर्जी 0, तो फाइनल हो गया ये, इनिशियल हो गया 0, ये हो गया 25 माइक्रो जूल लिख देते, और ये 0। अब ऐसे में Q इज इक्वल टू CV डाले, CV कैपेसिटेंस का वैल्यू 2 दिया हुआ है और वोल्टेज का वैल्यू 5 वोल्ट है। कितना चार्ज इस पे आया? 10 माइक्रोकूलम हो गया। तो इधर बैटरी से 10 चार्ज निकला है, 5 वोल्ट बनाने के लिए 10 चार्ज निकला। वर्क डन बाय बैटरी लिख रहे हैं, चार्ज निकला 10, बैटरी का वोल्टेज 10। समझ गए? चार्ज गया 10 और बैटरी का वोल्टेज भी दिया है 10। बैटरी 10 वोल्ट की है, कैपेसिटर 0 से बढ़ के 5 तक पहुंचा है, बैटरी कितने की है? वो 10 ही रहेगी। बैटरी का वोल्टेज डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होता, वो वही रहेगा। ये कैपेसिटर 1 2 3 4 5 तक पहुंचा। तो हम लोग पहले वाले सवाल का हीट लिख रहे हैं, बताओ। वर्क डन बाय बैटरी माइनस 25 माइनस 0, समझ गए क्या? कितना हुआ? बराबर आ रहा है क्या? 100 में से 50-50 हो रहा है क्या? नहीं, 25-75 हो गया है। तो मतलब सवाल में ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आंसर को 50-50 बोलना है, आधा आधा कब आता है? जब स्ट्रेट चार्जिंग फुल्ली होती है। जैसे इसका इनिशियल चार्ज 0 है और कितने वोल्ट की बैटरी लगाई, तो ये फाइनली कितने वोल्ट पे हो जाएगा? तो 0 से 10 का पूरा आंसर पूछेंगे तो आधा आधा हो जाएगा। लेकिन बीच में रास्ता रोक दिया, जैसे कैपेसिटर थोड़ा सा पहले ही चार्ज है, अब बीच से चलेगा तो फिर बराबर बराबर होना जरूरी नहीं। हमें सवाल कौन सा पूछते हैं? पहले से ही थोड़ा चार्ज होता है। जैसे बोले कैपेसिटर ऑलरेडी 2 वोल्ट पे चार्ज है और 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो कैपेसिटर 0 से 10 जाएगा क्या? कहां से जाएगा? 2 से 10 जाएगा। कैपेसिटर पहले से ही -3 वोल्ट पे है। -3 कैसे? जैसे इस प्लेट को नेगेटिव चार्ज और इसको पॉजिटिव चार्ज करके पहले से रख दूं और फिर कनेक्ट कर दूं बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से, तो -3 वोल्ट पे है और फिर मैंने 10 वोल्ट का लगा दिया, तो पहले -3 से 0 होगा और फिर 0 से 10 होगा। तो कहानी बदल गई ना। बीच में इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू 0 से फाइनल तक नहीं है, तो 50% का आंसर आना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वो सेकंड पार्ट कर लेना आप खुद ही, बस इतना ही। 1 मिनट। हाँ, एक बच्चे ने डाउट पूछा।
If a concentric spherical Gaussian surface is drawn inside thin spherical shell of charge, electric field E at each point सर इसमें ऑप्शन डी दिया हुआ था आंसर, तो इसलिए कंफ्यूजन है। हाँ आंसर बी दिया हुआ है। तो क्या डाउट क्या है? डाउट क्या ए लग रहा है क्या तुमको? नहीं सर, एक्चुअली इसमें ऑप्शन डी दिया हुआ था तो इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया। एक मिनट रुक जाओ भाई, ये बहुत ही चिल्ला रहे हैं बच्चे। देखिए इसमें दिखेगा क्या सवाल? सर मैं बोल रहा था कि इसमें आंसर डी दिया हुआ था, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा था। एक मिनट, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, रुक जाओ। ए तुम लोग चुप रहो ना। हाँ अब बोलो। इसमें आंसर डी दिया हुआ था। डी डी फॉर दिल्ली। दिल्ली, यस सर। अरे डी फॉर दिल्ली कैसे होगा? बी फॉर बॉम्बे होना चाहिए। यस सर, तो वही बस चेक करने के लिए पूछा। है ना, ये डी तो बिल्कुल ही नहीं है। ये तो पहला वाला स्टेटमेंट भी सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, क्योंकि अगर स्फेरिकल शेल है और गॉसियन सरफेस, मतलब कहीं भी बनाओ अंदर तो फील्ड जीरो ही होगी, गॉसियन सरफेस नहीं भी बनाओ तो भी जीरो होगी। क्या भाई? यस सर, यस सर। हाँ वही है वही है। ओके ठीक है ओके। सर मेरा भी डाउट है। तुमने भेजा क्या भाई? एक मिनट, क्या कहाँ भेजा है? किसमें सर अभी भेजा? तुरंत भेजा था व्हाट्सएप। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मिल गया। हाँ ये वाला है। इसमें एक बड़ा स्फीयर है, उसके अंदर एक कैविटी है, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करते हुए एक लाइन है, उस लाइन से थीटा एंगल पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर होता है रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो भी इसी ए लाइन के पैरेलल चलती है, जो ए लाइन है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऐसे लगेगा, ऐसे, तो फोर्स हो जाएगा E इंटू रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का। अब यहां से चल के यहां टकराएगा। सवाल यही पूछा होगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू टच द स्फीयर अगेन। तो अगर ये एंगल थीटा है और ये रेडियस आर है, तो यहां भी रेडियस आर होगी, तो सरफेस को सरफेस से सरफेस तक पहुंचने के लिए ये थीटा है, तो यहां भी थीटा, यहां भी थीटा लिख देंगे, तो 2r cos थीटा ये लेंथ हो गया। तो हमारा s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर में। आपको समझ में आ गया क्या ये क्या किया? यस सर। हाफ AT स्क्वायर, ठीक है ना। अब s की जगह ये 2r cos थीटा लिख देंगे, ठीक है। एक और सवाल पूछा है, कौन सा 13th या 14th? ये तो किया हुआ है क्लास में भाई। सर इसमें गूगल पे r sin थीटा दिया हुआ था। क्या दिया हुआ है? सर इस वाले क्वेश्चन में जो अभी आप बताएं। ये वाले में, ये जो अभी लिखा है मैंने बोर्ड पे। यस सर। क्या लिखा, क्या दिया है? सर वहाँ पे r sin थीटा दिया हुआ है डिस्टेंस में। नहीं, थीटा 45 डिग्री लिया है ना, इसलिए ले दिया होगा। साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू बराबर ही होते हैं, इसलिए दे दिया होगा। क्यों भाई? सर तो करेक्ट ये वाला है ना? हाँ देख, अरे भाई ये रास्ते पे चल रहे हो,
और यहाँ पे एंगल थीटा दिया है, तो ये थीटा तो यहाँ एंगल थीटा हुआ ना, ये ऑल्टरनेट एंगल तो सेम हो गया क्या भाई, समझे गए क्या? यस सर। तो थीटा है तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल देखे, ये अगर रेडियस आर है तो ये बेस हो गया ना आर कॉस थीटा, यहाँ भी बेस हो गया आर कॉस थीटा। हाँ यही सही है हमने जो किया, 45 डिग्री है इसलिए ऐसा होगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 13 14 तो क्लास में किए हुए हैं भैया। हेलो हेलो, सर वो नोट्स में मैच नहीं किया क्वेश्चन, इसलिए फिर भेज दिया। एक बार देख लो, नोट्स में होंगे, नहीं होंगे तो फिर मैं इसको नोट से निकाल के सोल्यूशन भेज दूंगा। बहुत सिंपल है, आपको ना जैसे 14th वाला जो सवाल है, इसमें लिखा है कि चार्ज डेंसिटी दिया है a बाय आर स्क्वायर ई का पावर -2r/a। तो मैंने आपको बताया था कि चार्ज एनक्लोज निकालने के लिए आप डेंसिटी को 4πr² dr से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करोगे, तभी चार्ज एनक्लोज आ जाएगा। समझ गए? तो अगर 4πr² dr से मल्टीप्लाई करोगे तो r² से r² कट जाएगा, तो केवल एक्सपोनेंशियल वाला सिंपल फंक्शन आ जाएगा। ठीक है? हाँ जी, यस सर। हाँ, ऊपर वाला एक बार अपने आप ट्राई करो, ये क्लास में किया हुआ है, एक बार और देख लेना नोट्स में, नहीं तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, ओके नमस्कार, सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। बाय बाय।